हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने आपकी 10th NCERT मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर उसको स्टार्ट किया। उसमें आपने क्या देखा, उसमें आपने जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनका आपको HCF फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आपने 2 प्रकार से उन क्वेश्चन को हल किया। पहला जो आपको पेपर में एज इट इज़ लिखने के लिए आते हैं जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, और एक आता है पेपर में आपके 1 मार्क्स का जिसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो हमने ये सीखा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में जब आपका वो क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से उसको शॉर्ट में बहुत कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है और आपके पास समय तो निश्चित है, फिर आपको लिखने वाले क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया कि भाई शॉर्ट तरीके से हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का HCF फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम फिर आगे बढ़ते हैं और हमने जैसा कि तय किया है, क्या किया है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये चीज़ हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि उससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और बन सकता है तो कितने बन सकते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा और उसको हल हम जल्दी से क्विकली जो उसका सॉल्यूशन है हम कैसे निकालें। तो आज का जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ईजिली बनेंगे। प्लस इन क्वेश्चन से कौन सी चीज़ें हैं जो 1 नंबर की आपसे 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है वो भी आप जान पाएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, और क्वेश्चन है दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें आपको प्रूव करना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको बिल्कुल धैर्य रखना है। मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम। जैसे इसमें पहले वर्ड आया कि पूर्णांक, ठीक है, विषम, ये क्या होते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये बताया जाएगा जिनको ये नहीं मालूम है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई भी 2 संख्याएं ले लेते हैं। माना एक पूर्णांक हमने ले लिया a, ठीक है, एवं दूसरा पूर्णांक एक दूसरा पूर्णांक लिया हमने b। ये 2 पूर्णांक ले लिए। तो जब 2 पूर्णांक होते हैं, जब हम 2 पूर्णांक होते हैं तो हम उनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। आपको धैर्य रखना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें कि ये क्या है एक्चुअल में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई जाती है। अभी आप सिर्फ भाषा को देखें कि आपको लिखना क्या है। तो माना एक पूर्णांक a एवं एक पूर्णांक b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा या से, तो ये हो जाता है a = BQ + R। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये हमें तो समझ में आया नहीं कि ये कैसे आ गया। तो क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, तो पहले तो हम पूर्णांक की बात करें। पूर्णांक है क्या, तो बेटा पूर्णांक कुछ नहीं है, आपको गिनती मालूम है, आप 1 2 3 शुरू से पढ़ते आए हैं, गिनती को बढ़ाते जाओ बढ़ती जाती है। मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसी गिनती होती है। ठीक है, अगर इस पूरी गिनती में अगर हम ऋण लगा दें तो ये भी तो गिनती ही है लेकिन ऋण की है, माइनस की है। और ये जो है जिसमें ऋण नहीं लगा ये पूरी कैसी है, प्लस की है, और ये माइनस की है। तो चाहे आप -1 को कह दो तो ये भी एक पूर्णांक है, चाहे आप +1 को कह दो तो भी एक पूर्णांक है। मान लो आपसे कोई कहता है बताइए 50 क्या है, तो आप कह सकते हैं ये पूर्णांक है। और वहीं आपसे कोई कह दे
50 क्या है, माइनस ऋण 50 क्या है, तो ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो धन की हो या ऋण की हो वो पूर्णांक कहलाती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो ये 0, इसको याद अलग से रखना है कि 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सारी पूर्णांक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं धनात्मक पूर्णांक की। किसकी बात कर रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक की। तो ऋण तो है ही नहीं, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ तक बात आई समझ में? तो भाई 2a और b कोई भी ऐसे पूर्णांक हैं, जैसे मान लेते हैं हम 2 पूर्णांक ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं, या चलो हमने ले लिया 15 और 4, ये एक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कुछ नहीं, आपको करना क्या है, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को साइड में रखते हैं। पहले हम ये 2 पूर्णांक लिए हमने और आपसे कहा भाग दीजिए, तो आप क्या करोगे, जो छोटी संख्या है उसको यहाँ लिखोगे और जिसमें आपको भाग देना है उसको आप अंदर लिखोगे और 4 तिया 12 ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर जो नीचे आता है वो आप शुरू से जानते हैं कि भाई ये शेषफल है। क्या है? घटाने पर जो आएगा वो शेषफल है। ठीक, चलो इसकी जगह मान लो हम 14 और 4 ले लें, तो आप क्या करते हैं भाई, कोई भी संख्या लिए जा सकती है। यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ कितना आ गया 12, माइनस करोगे कितना आ गया 2। चलो मान लो कि 13 और 4 की बात करें तो 4 से भाग दोगे 13 में कितना आएगा भाई, 4 तिया 12 हासिल की 1। चलो इसकी जगह हम क्या लिख दें 12 और 4, तो 4 से 12 में जब आप भाग दोगे तो 4 तिया 12, यहाँ क्या बचा शेषफल 0। तो इस प्रकार से आपको आया समझ में। अब आप एक चीज़ बताओ, ये 15 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसको अगर हम फिर से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं भाई? अगर हम चाहें 15 और इनमें क्या रिलेशन बनाया जा सकता है, तो 15 को वापस प्राप्त करने के लिए अगर हम 4 और 3 का गुणा करें तो कितना आया बताओ, 4 तिया कितना आया 12, लेकिन हमें चाहिए कितना है 15, तो कितना जोड़ोगे 12 आ गया, इसका कितना आ गया 12, तो हमें चाहिए कितना 15, तो 12 में 3 जोड़ोगे और ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से, तो ये क्या है एक्चुअल में शेषफल है। अगर यहाँ की बात करते हैं अपन, फिर 15 हमें चाहिए तो आप क्या करोगे 4 और 3 का गुणा करोगे, तो 4 तिया 12। अब 12 आया, चाहिए कितना है अपन को, सॉरी 14 चाहिए यहाँ पर 14, तो 4 तिया 12 हो गया, हमें चाहिए 14, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 14 लाने के लिए 2। तो ये 2 कहाँ से आया, आप देख सकते हो कि सर यहाँ से आया, तो ये शेषफल आ गया। ठीक है, अब मान लो कि आपको चाहिए था 13, तो आपने क्या किया 4 और 3 का कर दिया गुणा, 4 3 का गुणा किया तो कितना आ गया 12, 12 में आप कितना जोड़ो 13 लाने के लिए 1, और ये 1 क्या है शेषफल है, राइट। इसी प्रकार यहाँ पर जब आप देखोगे 12 चाहिए तो 4 गुणित 3 क्या हो गया 12, 12 तो हो गया। अब अगर शेषफल यहाँ 0 जोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से क्या चीज़ सीखे कि इस डिवीज़न को, इस भाग को हम ऐसे जमा सकते हैं। और ये जो 15 है, अब इनको हम नाम से जाने तो हम शुरुआत में या छोटी क्लासेस में हमने ये सीखा है कि ये जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे हमने भाग दिया है वो होता है भाजक, और जो हमें प्राप्त हुआ है जो यहाँ आता है वो सब जानते हैं भागफल होता है कि नहीं होता, तो ये हो गया भागफल हो गया। और प्लस ये जो है ये कहाँ से आया, यहाँ से, और यहाँ क्या होता है शेषफल, तो ये क्या आ गया शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया। अब आपको ये नोट करके रखना है कि ये फॉर्मूला ही आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है। कैसे पूछा जा सकता है, वो ऐसे दे देते हैं कि यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणित, तो यहाँ पर आपको खाली स्थान दे देंगे, रिक्त स्थान दे देंगे और कहेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे या खाली स्थान में पूछ सकते हैं। तो ये जो 4 टर्म्स दिख रहा है आपको, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है। हो सकता है पूरा का पूरा ऐसा लिखें, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दें और ये सत्य असत्य में पूछ लें आपसे कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला कम से कम आपको 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन दे सकता है, और इससे आप पुराने पेपर में देखें तो क्वेश्चन बने भी हैं। ठीक है, तो आया समझ में क्या है, क्या कह रहा था मैं। अब अगर ये बताओ, अगर हम हिंदी में इतना सारा लिखना हो, अगर हम हिंदी में इतना सारा लिखेंगे तो सोचो कितना हमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो आधुनिक गणितज्ञ हैं उन्होंने क्या किया, इसको
या हम कहें यूक्लिड ने क्या किया, इस भाजक को के लिए एक अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट, एक अक्षर क्या लिखा उठा लिया A, भाजक के लिए उन्होंने कहा B और भागफल के लिए Q और प्लस शेषफल के लिए R। तो अब आप ये बताओ ये और ये क्या अंतर है। तो अब आपको शायद समझ में आया कि ये चीज़ कहाँ से आई। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी को हमने नाम दिया। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको जानने लगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम प्रश्न में देखें तो यहाँ जो है, अगर इसकी तुलना हम किसी भी एक टर्म से कर दें, मान लो यहाँ पर 6q + 1 लिख दें, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि b की जगह तो क्या है 6 है और r की जगह 1 है। लेकिन यहाँ दिक्कत है, अगर इसकी जगह हम ये लिख दें 6q + 3, तो b की जगह तो 6 ही है, मतलब b की जगह तो फिक्स हो गई 6, लेकिन r की जगह 1 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। अब 3 करेंगे तो यहाँ पर 5 करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ r की वैल्यू चेंज हो रही है। वो क्यों हो रही है वो भी समझते हैं हम। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि b बराबर तो आपका 6 है, एवं r का मान जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी और 5। अब 6 नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड काय पे करता है r का मान इस b पर, कि b का मान अगर 6 है तो ये 5 तक आएगा, b का मान अगर 4 होता तो यहाँ 3 तक लेते, b का मान 2 होता तो यहाँ पर 0 और 1 ही लेते। ठीक है, अभी भी शायद किसी को समझ में आया नहीं होगा कि कैसे। तो फिर से आप यहाँ देखो तो क्या देखा आपने, ये भाजक है, इससे हम भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आया 3। ये भाजक है, शेषफल कितना आया 2। ये भाजक है, शेषफल कितना आया 1। ये भाजक है, शेषफल कितना आया 1। तो हमने क्या नोट किया कि अगर हम यहाँ से देखें तो कोई भी संख्या, किसी भी संख्या में एक संख्या से भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। हमेशा इससे जो भाजक होता है उससे 1 कम होगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा लिखें हम 4 चौके 4 तिया 12/4, तो यहाँ 4 बचेगा, तो भैया फिर से नहीं भाग चला जाएगा, 4 एकम 4 चला जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिखते हैं। तो आया समझ में बात कि ये ऐसा होता है। अब हम गणित में इसको कैसे लिख देते हैं इसी चीज़ को, कि जहाँ r का जो मान है वो किसके बराबर हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये b से हमेशा छोटा रहेगा, b से हमेशा छोटा रहेगा, b के बराबर नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है, अब हम आगे सवाल को करते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई, आप एक बार अच्छे से इसको देख लो वीडियो पॉज करके। तो आई होप आपने ये अच्छे से समझा होगा। अब प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूव करना है, तो यहाँ से जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात वही है कि a = bq + r, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ माइनस कर दें, हो सकता है कि यहाँ b + q × r कर दें, कुछ भी कर दें, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आई थिंक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हल कैसे करना है, इसको आगे सॉल्व कैसे करना, तो बड़ा आसान है भाई। r का मान हमें यहाँ पर इससे तो क्या समझ में आ गया कि b बराबर क्या है 6। तब a जो है, b तो फिक्स था तो b की जगह आ गया 6q + r। ठीक है, लेकिन r के इतने सारे मान हैं तो हमें अलग अलग ही रखना है कि हम लिखेंगे जब r बराबर 0 तब a बराबर कितना होगा, यहाँ 0 रख दोगे तो 6q + 0 ऐसा ही होगा, 6q आ जाएगा, राइट, 6q आ जाएगा। जब r बराबर 1 तब a बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 6q, r की जगह रख देंगे 1, तो 6q + 1। ठीक है, जब r बराबर 2 तब a बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 6q + 2। जब r बराबर कितना रखने अपन 3, तब a का मान कितना होगा, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो 6q + 3। जब r बराबर 4 है तब आप a का मान कितना लोगे 6q + 4। और जब r बराबर 5 है
तब a बराबर कितना आ जाएगा 6q + 5। ये बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, इतना तो कर लिया। लेकिन वो प्रश्न तो वही है कि इसको हम दर्शाए कैसे कि ये जो विषम संख्याएं हैं, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांकों को हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। अब इन संख्याओं को देखो जिनमें मैंने टिक किया है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 6q है, अगर हम इसको 2 से भाग दें तो ऐसा चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3q, भाग 2 से चला गया। अब दूसरी संख्या जो थी 6q + 2/2, इसको कैसे भाग देते भाई, भाग दे रहे हैं बटे में एक संख्या है, दोनों को अलग अलग भाग दे दो, ऐसे भाग दे सकते कि नहीं दे सकते। इसका तो 3q और इसका कितना हो गया 1। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हम 2 से इसको भी भाग दे पाए। 6q + 4 की बात करें तो 6q/2 + 4/2, तो ये हो जाएगा 3q और ये हो जाएगा 2। तो कुल मिला के ये है कि हमने इनको 2 से भाग दे दिया। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी संख्या हो जिसको हम 2 से भाग दे सकते हैं वो सम संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से हमें समझ में आया, यहाँ से हमको ये लिखना है, क्योंकि या लिखो अब 6q + 2 व 6q + 4 सम संख्याएं हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें हम 2 से भाग दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 रूप में लिख सकते हैं, या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि इनको भी तो हम 2 से भाग दे सकते हैं, 6q + 1 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं सर, याद तो रहा है। तो भाई 6q / 2 1/2, इसको तो तुमने डिवाइड किया है, 3q हो गया। लेकिन ये प्लस है, प्लस क्या है 1/2, इसको क्या आप पूरा डिवाइड कर सकते हो, भाग दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो 1, यहाँ देख सकते हो 3, यहाँ देख सकते हो 5, ये इनके साथ संख्याएं जुड़ी हुई है, इनको हम 2 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए इसको कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं दे सकते। तो ये जो अभी हमने क्या देखा, जिनको हम 2 से भाग दे सकते हैं वो सम संख्या हैं, तो जिनको नहीं दे सकते सीधी सी बात है वो भी सम संख्या हैं। तो हमारा सवाल ऐसा सिद्ध हो जाता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो ये आप एक बार और अच्छे से देख लें। तो आई होप आपने इसको अच्छे से देखा। अब एक और चीज़ समझो, अभी भी बच्चों को दिक्कत होगी कि हम कैसे माने किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कोई भी विषम पूर्णांक लो, कोई भी विषम पूर्णांक, हमने जैसे 13 लिया, हमने 15 लिया, ठीक है, हमने 17 ले लिया। अब 13 को देखो, 13 को क्या है, आपको 6 से लिखना है। तो 6 दूनी, मतलब इसका ये है कि आपको 6 से 13 को भाग देना है। तो 6 दूनी 12, कितना आया 1। तो 6 × 2 = 1, तो ये हो गया ना 6q + 1। चलो इसको देखो, अगर हम 6 से किसको भाग दे दें, 15 को, तो 6 दूनी 12, बचे कितने 3। 6 × 2 + 3 लिखा जा सकता है। अगर मान लो कि इसी संख्या को और हम बढ़ा दें, 6 को हम 16, 17, 17 को भाग देते हैं 6 से, तो क्या जाएगा, कितना बचेगा 5।
तो आ गया है 17, 6 गुणित 2 धन 5। तो क्या समझ में आया कि जो बात कही गई वो सही है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q प्लस 1 या तो +1 या तो +3 या +5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी संख्या उठा सकते हो, ऐसा नहीं है। मान लो कि आपने लिखा 91, ठीक है, 91, तो 91 को क्या करोगे, 6 से डिवाइड करो, 91 को 6 से डिवाइड करो, ठीक है, कितने बार जाएगा, 6 से डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, 6 एकम 6 बच्चे 3, 6 पंचे 30, कितना बचा 1। तो आप कैसे लिखोगे, 15 छक्का 90 धन 1 91। तो ये क्या है 6 और ये क्या है, ये q है, कोई भी पूर्णांक आ सकता है, और ये क्या है r, r मतलब r की जगह 1। तो ये 6q + 1 फॉर्म में ही तो है, किसी भी संख्या को आप ऐसा लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास में ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। हालांकि 2021 के लिए इसको सिलेबस से रिजेक्ट अलग कर दिया गया था। उसका कारण था कि लॉकडाउन के कारण क्लासेस नहीं हुई थी, बच्चों का सिलेबस रिड्यूस हुआ था। लेकिन आने वाले समय में अगर क्लासेस लगती हैं और ना भी लगें तो अगर पेपर होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके आधार पर आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत ईजिली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है। और हाँ, अगर आप इसी प्रकार से मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करें। थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।